हेलो बच्चों, आज हम लोग परमाणु संरचना के अंतर्गत बात करेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में। ठीक। और अगर रदरफोर्ड की बात करें तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक प्रयोग किया था अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। ठीक। तो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के माध्यम से रदरफोर्ड ने क्या किया था, नाभिक की खोज की थी। क्योंकि अगर परमाणु के बेस पर देखा जाए तो सबसे पहला मॉडल थॉमसन ने दिया था। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल के बाद में ही रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के माध्यम से स्वर्ण धातु की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी की। तो उससे फाइनली कई सारे निष्कर्ष निकले और नाभिक की खोज की। और फिर उसी के आधार पर रदरफोर्ड ने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या परमाणु का नाभिकीय मॉडल भी कहा जाता है। ठीक। तो अब इस मॉडल के कई सारे पॉइंट हैं जिसके तहत परमाणु के बारे में रदरफोर्ड ने बताया है। अब हम सीरियल वाइज देखते हैं कि इस मॉडल के अनुसार परमाणु के बेस पर क्या क्या बताया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो आपका ये मॉडल है, इसके अनुसार ये पहला पॉइंट कि परमाणु एक अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में ये बोला गया कि जो परमाणु है वो बहुत ही छोटा है और गोलाकार है और विद्युत उदासीन कण है। और यहाँ पर अगर विद्युत उदासीन की बात करें तो जैसे ये आपका परमाणु है तो बीच में आपका धनावेशित भाग है जो कि नाभिक कहा जाता है, और बाहर का जो एरिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो आपके ऋणावेशित हैं। तो धन आवेश और ऋण आवेश दोनों इस परमाणु के अंदर मौजूद हैं, इसी वजह से इसको उदासीन कहा गया। और ये आपका बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, इसीलिए इसको बोल सकते हैं अति सूक्ष्म और विद्युत उदासीन कण है। अब दूसरा पॉइंट है जिसमें ये लिखा है कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान एक बहुत ही छोटे हिस्से में विद्यमान रहता है, इसे नाभिक कहते हैं। तो ये आपका परमाणु है और इस परमाणु में अगर इस पूरे परमाणु के संपूर्ण द्रव्यमान और धनावेश की बात करें तो इसी परमाणु के केंद्र में एक छोटा सा स्थान है, उसी में स्थित रहता है और उसी स्थान को केंद्रक कहा जाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर केंद्रक के बारे में बताना है तो ऐसे भी बताया जा सकता है कि वह स्थान जहाँ पर परमाणु का समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश संकेंद्रित रहता है उसी स्थान को केंद्रक कहा जाता है। तो दूसरे पॉइंट में ये हो जाएगा। तीसरा पॉइंट मुख्य पॉइंट के अंतर्गत है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋणावेशित होते हैं और जो आपका नाभिक होता है उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं जो कि धनावेशित होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के बाहर की जो कक्षाएं हैं उनमें निरंतर गति से चक्कर लगाते रहते हैं। और होता क्या है कि जो आपका धनावेशित नाभिक है ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों को स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बांधे रहता है, जिससे ये आप अपने सर्कुलर पथ पर ऑलरेडी चक्कर लगाते रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक के बाहर की निश्चित कक्षाओं में निरंतर चक्कर लगाते रहते हैं। चौथा पॉइंट है कि जो नाभिक का आकार है परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है। तो अगर हम पूरे परमाणु में ये जो सेंट्रल में आपका नाभिक है इसका पूरे परमाणु से कंपैरिजन करें तो ये जो आपका नाभिक है पूरे परमाणु की तुलना में बहुत छोटा होता है। तो हम ये मान सकते हैं कि अगर हम नाभिक की बात करें तो पूरे परमाणु की तुलना में बहुत माइन्यूट होता है। सिंपल भाषा में अगर देखा जाए तो जैसे ये आपका क्रिकेट ग्राउंड है और क्रिकेट ग्राउंड के बीचों बीच में अगर बॉल रख दी जाए तो जितना स्थान बॉल घेरता है पूरे क्रिकेट ग्राउंड के सापेक्ष उतना ही स्थान नाभिक घेरता है पूरे परमाणु के सापेक्ष। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना छोटा सा स्थान होता है नाभिक का। अब अगला पॉइंट है परमाणु के केंद्र में नाभिक पाई जाती है और इसका आकार 10⁻14 मीटर कोटि का होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका परमाणु है और उसके बीच में आपका ये केंद्रक है और जिसका अगर साइज देखा जाए तो 10⁻14 कोटि का होता है। ये अगला पॉइंट है कि जो परमाणु है वो एक खोखले गोले के समान है। तो ये आपका पूरा परमाणु है, इसमें अगर देखा जाए तो नाभिक का जो सेंट्रल वाला हिस्सा है उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरा आपका जो नाभिक है खोखला है। तो इसकी पुष्टि भी रदरफोर्ड ने जब अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था तो उसके माध्यम से
किया था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अल्फा कण थे जो परमाणु को भेद कर आर पार निकल जा रहे थे। तो उसी से उन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि परमाणु का अधिकांश स्थान खोखला होता है। तो ये आपका ये पॉइंट हो जाएगा। ये अगला पॉइंट है कि नाभिक में उपस्थित आवेश को प्लस ZE द्वारा व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर ये आपका सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। तो प्लस का मतलब धनावेशित, और ये जो Z है ये आपका परमाणु क्रमांक को शो करेगा, और ये जो E है वो इलेक्ट्रॉनों की पुष्टि करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि Z बराबर वैल्यू है उस परमाणु का परमाणु क्रमांक, तथा E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। ठीक, तो ये आपका सिंबल के तौर पर प्लस ZE इस्तेमाल किया गया है। अब आगे हम बात करते हैं, ये आपका लास्ट पॉइंट है कि इस मॉडल को सौर मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस मॉडल का कंपैरिजन किया गया है सौर मॉडल से। तो उसकी वजह ये है कि जो आपका सूर्य है, सपोज अगर नाभिक की जगह पर हो तो देख सकते हैं जैसे यहाँ पर ये आपका जो धनावेशित नाभिक है इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो जो सौर मंडल होता है उसमें सेंट्रल में आपका सूर्य होता है, और जो ग्रह होते हैं वो उस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो उसी से इस मॉडल की तुलना की गई और इस मॉडल को उसी आधार पर सौर मॉडल भी कहा गया। तो फाइनली ये 8 पॉइंट है जिसके तहत आप रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार जो भी आपके पॉइंट हैं उनको स्पष्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस मॉडल के कुछ दोष की, कि इस मॉडल के दोष क्या क्या हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला इस मॉडल का दोष है कि परमाणु के स्थायित्व को इस मॉडल के अनुसार नहीं समझाया जा सकता। तो अगर हम बात करें अस्तित्व की, तो इस मॉडल के अनुसार परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर इस मॉडल के अनुसार देखा जाए तो धनावेशित जो नाभिक होता है उसके बाहर निरंतर वृत्ति पथ पर या बोल सकते हैं कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन निरंतर अपनी कक्षा में चक्कर लगाता रहेगा तो उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, और ऊर्जा का ह्रास होने की वजह से एक समय ऐसा आएगा कि वो इलेक्ट्रॉन फाइनली नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो ये आपका पॉइंट इसी डिमेरिट में आ जाता है कि परमाणु के स्थायित्व को इस मॉडल के अनुसार नहीं समझाया जा सकता। दूसरा पॉइंट है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से होता है यह भी नहीं समझाया जा सका। कहने का मतलब अगर जो आपका नाभिक है उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अपनी कक्षा में घूम रहे हैं कि दूसरी कक्षा में घूम रहे हैं, या सर्कुलर पथ में हैं या अप डाउन स्टेज में हैं, उसके बारे में ये सही से व्याख्या नहीं कर सका। क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अप डाउन करेगा, ऊपर नीचे जाएगा, तो उसकी ऊर्जा का ह्रास और ज़्यादा तेज़ी से होगा और फिर उस परमाणु का अस्तित्व उतनी ही जल्दी खतरे में पड़ जाएगा। तो इस तरीके से जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों का वितरण है उसके बारे में भी एक्सप्लेन इस मॉडल के अनुसार नहीं किया जा सका। और लास्ट पॉइंट है कि इस मॉडल द्वारा रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या होती है जबकि सतत स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं होती है। तो इस तरीके से इस मॉडल के अनुसार देखा जाए तो ये 3 आपके डिमेरिट हैं, यानी कि दोष हैं, और इनकी एक तरीके से जो भी एक्सप्लेनेशन है या इस पूरे मॉडल का जो भी दोष है वो बोर के परमाणु मॉडल में दूर करने का प्रयास किया गया। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने जाना कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या क्या अच्छाइयाँ थी और क्या क्या कमियाँ थी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।